नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की पब्लिक जबरदस्त धुलाई कर रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जमकर डांट पड़ रही है। पाकिस्तानी आवाम मुनीर को जमकर कोस रही है। मुनीर चला था हीरो बनने, लेकिन जीरो बनकर लौटा। आसिम मुनीर ने जो होशियारी की थी, अब वो होशियारी पकड़ ली गई। जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से एक सीक्रेट डील की थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका के टारगेटेड ऑपरेशन में पाकिस्तान की रजामंदी थी। ईरानी मीडिया में अब ये बात खुलकर होने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरस्पेस के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई थी। दावा किया जा रहा है कि मुनीर से सीक्रेट मुलाकात में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस की एक्सेस मुनीर से मांगी थी। मुनीर इस शर्त पर राजी हो गया कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी अमेरिका के ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयरस्पेस यूज होने दिया गया। ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान है और अब ईरान और पाकिस्तान दोनों जगह हल्ला मच गया है। जो बात मुनीर बंद कमरे में कर रहा था, वो बात अब खुलकर सामने आ गई है और इसकी एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। अमेरिका के आगे मुनीर का सरेंडर। एक दिन के अंदर अंदर मुनीर ने कर दिया ऐसा कौन सा बहुत बड़ा ब्लंडर। मुनीर ने ट्रंप के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। पाकिस्तान में कौन सा लाउडस्पीकर ऑन हो गया। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ। ईरान में अमेरिकी बम गिरने के बाद मिडनाइट के बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ, रावलपिंडी में क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान पर अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सबसे गहरा असर पाकिस्तान पर हुआ है, मुनीर पर हुआ है। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ माहौल बनने लगा है। पाकिस्तानी आवाम ही सड़कों पर उतरकर मुनीर की हवा निकालने लगी है। इजरायल ईरान वॉर के बीच पाकिस्तान के भीतर सबसे बड़ी वॉर शुरू हो गई है और इस बार ये वॉर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ है। वही मुनीर जो ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करने पहुंचा था, वही मुनीर जो अमेरिका में ट्रंप के पैरों के नीचे लेट गया था, वही मुनीर जिसने शहबाज शरीफ को ऑर्डर देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया। अब उसी मुनीर को पाकिस्तान में गालियां पड़ रही हैं। ट्रंप का आई लव पाकिस्तान मुनीर को महंगे का सौदा पड़ गया है और यह सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में दिख रहा है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि मुनीर ने तो जगहसाई करा दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू करा दी। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया तो पाकिस्तान को लगा कि मुनीर ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ट्रंप को अपने साथ कर लिया। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। ट्रंप ने मुनीर का ही यूज कर लिया। मुनीर से मिलने के तुरंत बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया और इसके बाद मिडनाइट में ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए सेटबैक से कम नहीं है। मुनीर पर और कौन कौन क्या क्या कह रहा है, ऑडियो वीडियो सब दिखाएंगे। पहले ईरान पर मिडनाइट में अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान का गुस्सा देखिए। इजरायल धुआं धुआं हो रखा है। ईरान ने दिन के उजाले में इजरायल पर 15 मिसाइल्स दागी। इस युद्ध में पहली बार ईरान ने खाइबर कद्र एच मल्टीपल वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दागी। ईरानी मिसाइलों से हुई तबाही कई कई किलोमीटर दूर से इजरायल के अलग अलग इलाकों में साफ साफ दिखाई देने लगी। जवाब में इजरायल ने भी ईरान पर बहुत घातक हमला कर दिया। तेहरान में ऐसी बमबारी की कि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखने लगा और इन सबके बीच ईरान की तरफ से फोन भी घुमाए गए।
मिडनाइट में अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने सबसे पहले मोदी को फोन लगाया। मोदी ने डी-एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता सुझाया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने विदेश मंत्री को फौरन मॉस्को भेजा। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद पुतिन से बड़े पैमाने पर मदद मांगी। पुतिन ने भी ईरान का खुलकर सपोर्ट कर दिया। अमेरिका की मिडनाइट स्ट्राइक को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन बताकर पुतिन ने सीधे ट्रंप तक मैसेज डिलीवर कर दिया। लेकिन यह मैसेज सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है, यह मैसेज मुनीर के लिए भी है। इजरायल ईरान युद्ध में जो एक देश डबल गेम खेल रहा है वो कोई और नहीं, पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ मुनीर ही है। एक तरफ मुनीर वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से आई लव यू पाकिस्तान कहलवाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान को हर संभव मदद देने की बात भी करता है। और इन सबके बीच मुनीर ट्रंप के साथ एक सीक्रेट डील कर लेता है, जिसके बाद ईरान पर अमेरिका का स्ट्राइक हो जाता है। पाकिस्तान में अब इसी बात का शोर मच रहा है। लोग अपने फील्ड मार्शल से पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का ऑफर देकर मुनीर ने पाकिस्तान का ही सौदा कर लिया, और क्या अमेरिका के हाथों ईरान के खिलाफ खुद को इस्तेमाल होने दिया। पाकिस्तान में मुनीर को तो गालियां पड़ रही हैं, लेकिन मोदी के लिए तालियां बज रही हैं। और ऐसा क्यों है, अब यह भी समझिए। ट्रंप के एक ऑर्डर पर मुनीर दौड़ते दौड़ते व्हाइट हाउस में पहुंच गया, ट्रंप के कदमों में लेट गया। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को भाव तक नहीं दिया। ट्रंप ने जब G7 की मीटिंग के दौरान मोदी को फोन मिलाया तो मोदी को भी व्हाइट हाउस में इनवाइट किया, लेकिन मोदी ट्रंप का गेम समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मुनीर ने ना सिर्फ अमेरिका में ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, बल्कि ईरान में होने वाले अमेरिकी हमले के लिए भी हाँ कर दिया। और अब ये बात पाकिस्तान में आम हो गई है। पाकिस्तानी मोदी के स्टैंड की तो दाद दे रहे हैं, लेकिन मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जो शोर मचा है वो यूं ही नहीं है। अब तो ईरानी मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप और मुनीर के बीच पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर एक सीक्रेट डील हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई तब ट्रंप ने मुनीर से ईरान पर हमले के लिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के एक्सेस को लेकर रिक्वेस्ट की थी। मुनीर इसके लिए एक शर्त पर राजी हो गया, और वो शर्त ये थी कि ये बात स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी किसी को बताई नहीं जाएगी। और इसी के बाद पाकिस्तान के नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया, और उधर ट्रंप ने ईरान पर मिडनाइट में अटैक कर दिया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर दिया। अब तो पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए, एयर स्पेस और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, और अब इजरायल ईरान का युद्ध पहले से ज्यादा भयानक हो चुका है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इजरायल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए हैं, रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर्स बर्बाद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, तेहरान में इजरायली हमले में वहां के एवन प्रिजन पर बमबारी हुई है। IRGC के बासेस हेडक्वार्टर, अल्बोर्ज कोर, थार कमांड सेंटर, इन सबको इजरायली एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान पहुंचा है। और ईरान का मीडिया इसके लिए अब खुलकर पाकिस्तान का नाम ले रहा है, कह रहा है कि मुनीर अमेरिका के रास्ते इंटेलिजेंस इनपुट्स मुहैया करा रहा है। इन सबके बीच ईरान पर अमेरिका के मिडनाइट अटैक के बाद मुनीर पहली बार कैमरे पर दिखा है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शहबाज भी था, मुनीर भी था। इस मीटिंग में मुनीर ने शहबाज को बताया कि ट्रंप के साथ अमेरिका में उसकी क्या डील हुई। ये डील क्या थी, ये रविवार को सबने देख लिया। पहले मुनीर ने, फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को कैसे धोखा दिया। अब पाकिस्तान में इस पर भी बहस शुरू हो गई है। करंट सिचुएशन यह है कि इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का एक्सक्लेनेशन लैडर घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है।
डिप्लोमेसी के रास्ते रूस, चीन, भारत जैसे देश युद्ध को खत्म कराना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान सरेंडर करने के मूड में नहीं है। अब तक ईरान अमेरिका पर हमले नहीं कर रहा था, मगर अब वो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाने की बात कह चुका है। ईरानी मीडिया तो ये तक कह रहा है कि सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है और अब ये युद्ध आउट ऑफ वॉर की तरफ ही जाता दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अभी भी बना हुआ है। खामेनेई के बारे में अमेरिका खबर लगा रहा है। खामेनेई बंकर से पुतिन को चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी मॉस्को पहुंच चुकी है। खामेनेई ने पुतिन से मदद मांगी है। जिस बंकर से चिट्ठी लिखी गई है वहां कोई टेलीफोन, मोबाइल, टीवी नहीं है। बंकर से खामेनेई चिट्ठियों के जरिए संवाद कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर फोन चला तो इजरायल को पता चल जाएगा। खामेनेई गहरी चाल चल रही हैं। अब अमेरिका अगर जंग में कूदा तो सीधा खामेनेई को टारगेट करेगा। क्या खामेनेई के बंकर का पता नेतन्याहू को मिल गया है? खामेनेई ने बंकर से नया मैसेज किसे और क्या भेजा? 18 जून के बाद खामेनेई का कोई वीडियो नहीं आया। 5 दिन, 120 घंटे और 7200 सेकंड बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपना पहला मैसेज भेजा। इस मैसेज को देखकर तेल अवीव से वॉशिंगटन तक क्यों हड़कंप मचा है, इसमें क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज की रात खामेनेई क्या करने वाले हैं। खामेनेई ने अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल पर सबसे बड़ा हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है। इजरायल को इसकी सजा वो देकर रहेंगे। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजरायल में मची तबाही के बावजूद नेतन्याहू को खामेनेई के अंत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। חלקים שונים שבאמת ספגו מכות קשות מאוד. חיסלנו את צמרת המדענים שלהם, חיסלנו את המפעלים לייצור צנטריפוגות, חיסלנו את מתקן העשרה, חיסלנו את נתנז, פגיעה קשה מאוד בפורדו, ואמרתי, עוד נדע בדיוק את מלוא ההיקף, אבל אנחנו נחושים להשלים את הכל. मोसाद के एजेंट अब हाथ धोकर खामेनेई की जान के पीछे पड़े हैं। सुरक्षा कारणों से खामेनेई को बंकर में छुपा दिया गया है। मोसाद के एजेंटों ने जैसे हिजबुल्लाह के नसरल्लाह को बंकर में खोज निकाला था, वैसे कहीं खामेनेई के बंकर तक ना पहुंच जाए, इसीलिए सुरक्षा के अभेद्य उपाय किए गए हैं। जहां खामेनेई का बंकर है वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है कि दुश्मन किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सर्विलांस नहीं कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि खामेनेई फिर कैसे लड़ाई को लीड कर रहे हैं। IRGC के कमांडरों और मंत्रियों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके लिए संचार का बहुत पुराना तरीका इजाद किया गया है। बंकर में खामेनेई तक हाथ से लिखी चिट्ठियों के जरिए मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। चिट्ठियां पहुंचाने के लिए खामेनेई के बेहद भरोसेमंद लोगों को लगाया गया है। सिर्फ खास लोगों को ही बंकर तक जाने की इजाजत है। यही लोग खामेनेई को मैसेज यानी ईरानी कमांडरों और सरकार के बड़े मंत्रियों तक पहुंचाते हैं। अब खामेनेई के दुश्मन उनके बंकर तक भी पहुंच सकते हैं जब ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लें। इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। खामेनेई लंबे समय तक सेफ बंकर से अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मन को पाताल लोक में भी ढूंढ सकती है। ईरान में तो चप्पे चप्पे पर उसके एजेंट हैं। अभी तक इजरायल की जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक खामेनेई का बंकर ईरान की राजधानी तेहरान से 343 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके लाविजान में है। यहाँ घने फॉरेस्ट हैं। इन्हीं के अंदर वो बंकर है जहाँ खामेनेई इस वक्त रह रहे हैं। लाविजान ईरान के तेहरान प्रोविंस का ही एक जिला है। वैसे खामेनेई और उनका परिवार तेहरान के बेत रहबरी इलाके में रहता है। ये हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है।
15 जून को जब इजरायल ने 2300 किलोमीटर दूर ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया तो खामेनेई को सेफ बंकर में भेज दिया गया। पिछले साल अक्टूबर में जब ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलों से हमला किया था, तब भी खामेनेई ईरान के पलटवार के डर से इसी बंकर में छुप गए थे। खामेनेई एक बार नहीं, कई बार मौत को चकमा दे चुके हैं। 1979 में ईरान के इस्लामिक क्रांति के 2 साल बाद 1981 में उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। यह तस्वीर उसी साल की है जब तेहरान में फ्राइडे प्रेयर का नेतृत्व किया गया था। खामेनेई आमतौर पर लंबी दाढ़ी, मूंछ और काली पगड़ी में रहते हैं। उनकी एक तस्वीर छोटे बालों और काले चश्मे में है। यह तस्वीर 1960 की है जब उन्हें जेल भेजा गया था। खामेनेई शिया कल्ट के एक करिश्माई धार्मिक गुरु होने के साथ साथ कवि और जोशीले भाषण देने वाले प्रखर वक्ता भी हैं। इजरायल से लड़ाई के बीच खामेनेई के दफ्तर ने उनकी एक रेयर तस्वीर भी जारी की है। तब वो 1 साल के थे। खामेनेई बंकर में है और उनके बेटे मुस्तफा कहां है? 56 साल के मुस्तफा को खामेनेई का वारिस माना जाता है। ईरान के धार्मिक शहर कोम से इस्लाम की शिक्षा लेने वाले मुस्तफा युद्ध शुरू होने के बाद नहीं दिखे हैं। फोर्डो और नतांज में बंकर बस्टर बम गिराने के बाद सिर्फ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ही मीडिया में दिखाई पड़े हैं। बाकी लीडरशिप गायब है। ईरान के 10 बड़े सैन्य कमांडरों और करीब 11 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद उन्हें भी इजरायल के हमले का डर सता रहा है, या ईरान दोनों दुश्मन मुल्कों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कई बार ईरान को टारगेट किया है। जब जब अमेरिका ने हम पर हमले की कोशिश की है, ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। इसके संकेत सुप्रीम लीडर खामेनेई के राइट हैंड अली शामखानी ने यह कहते हुए दिए हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। इसका मतलब क्या है? क्या फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर महाबम गिराने से ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है? या फिर खामेनेई सरकार ने हमले से पहले ही न्यूक्लियर मटेरियल कहीं और छुपा दिया है? फोर्डो पर हमले से एक दिन पहले करीब 16 ट्रक परमाणु फैसिलिटी से बाहर जाते हुए एक तस्वीर भी सामने आई है। दूसरी तरफ आईएईए के हेड राफेल ग्रोसी ने ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर बड़े नुकसान की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि फोर्डो की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने में वक्त लगेगा। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान की रियल स्टोरी क्या है? जो ईरान बता रहा है वो सच है या जो अमेरिका और इजरायल कह रहे हैं वो सच है? मैक्सर टेक्नोलॉजी से जो तस्वीरें मिली हैं उनमें फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 2 जगह 6 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढे अमेरिका के महाबम गिराने से बने हैं, जिन्हें 7 B-2 बॉम्बर्स ने गिराया। 13,000 किलो का यह महाबम धरती के 60 मीटर नीचे किसी भी स्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला सकते हैं। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ के इतना नीचे है जैसे जमीन पर बहुमंजिला अपार्टमेंट बना हो। क्या इससे अमेरिका का सबसे बड़ा बम GBU-57 भेद पाया? इसे समझने के लिए 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। हमले के बाद जो तस्वीर ली गई है उसमें टनल के 2 एंट्री पॉइंट, चेक पॉइंट और प्लांट की मेन बिल्डिंग दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास बाउंड्री वॉल बनी हुई है। हमले के बाद ली गई दूसरी तस्वीर में फोर्डो प्लांट के ऊपर 6 बड़े होल दिखाई दे रहे हैं जिनसे धुआं निकल रहा है। अब एक और सैटेलाइट इमेज देखिए जिसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि फोर्डो में जाने वाली दोनों टनल पर मलबा भरा हुआ है। टनल बंद हो चुकी है।
दूसरी टनल के पास जो सफेद रंग की बिल्डिंग है उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब फोर्डो पर बम गिराने के बाद की एक और तस्वीर देखिए। इसमें न्यूक्लियर प्लांट पर एंट्री वाली टनल में मलबा भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लांट के बड़े हिस्से में धुआं फैला हुआ है। जहां बम गिराने के बाद 6 बड़े होल बन गए हैं, उसके आसपास भी मलबा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सपोर्ट बिल्डिंग इस तस्वीर में भी सुरक्षित बची हुई है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस बात को माना है कि अमेरिका की बमबारी में फोर्डो की वेंटिलेशन सॉफ्ट को नुकसान हुआ है। प्लांट को भी थोड़ा नुकसान हुआ है। फोर्डो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है ऐसा नहीं है। 1 दर्जन बंकर बस्टर बम भी फोर्डो को बर्बाद करने में कामयाब नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यहां परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का स्टोरेज रखा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि यहां 400 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार था, जिससे 9 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते थे। इस यूरेनियम की शुद्धता 60% तक आंकी गई थी। ईरान का दावा है कि हमले से पहले ही वहां से यूरेनियम निकाल लिया गया था। इजरायल इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। भारत में इजरायल के काउंसिल जनरल का कहना है कि फोर्डो पर हमले के बाद ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया गया है। Right now, the Western intelligence in the world try to understand what's happening in Fordo, which is the main plant, nuclear plant, under the mountains. And what's happened to this 400 kilos of uranium that some people said that it was actually taken out from Fordo. I don't have an intelligence for that, sorry to say, but definitely if it's happened, it's not good news. But what we understand, what is our first reaction to what's happened in these plants and reactors in Iran, it's bring Iran back a few years backward in the capability. They need steel to enrich, and Natanz was one of the reactors that making this enrichment of uranium, and I think that it was heavily damaged. And I think that right now, as far as I understand, Iran moved back in its nuclear plant.